न थके हैं हम, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं हम, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको जो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का स्पेशल चल रहा है उसमें जो अगला चैप्टर है वो है तापमापन। वहाँ से हम आपको कुछ बताएंगे और आपको पता भी होगा यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए चलते हैं। तो आपको ताप की परिभाषा वो तो पूछी ना जाती है, तो पूछा क्या जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ताप की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों जो ताप की एसआई इकाई है वो है केल्विन। क्या? केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड मत मारिएगा, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड मत मारिएगा। डिग्री सेल्सियस का ही पुराना नाम डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है ना। और नहीं डिग्री फ़ारेनहाइट मारिएगा, ठीक है, नहीं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन? केल्विन। यानी ताप की जो एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन। और ताप का जो पैमाना होता है सर वो क्या होता है? वो होता है थर्मामीटर। क्या? थर्मामीटर, ठीक है ना। थर्मामीटर क्या होता है? ताप का पैमाना होता है जिससे हम ताप मापते हैं। और आपको बताते चला कि थर्मामीटर में पारा भरा रहता है, ठीक है ना। थर्मामीटर में पारा भरा रहता है और कहा जाता है ये -47 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और 300 लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है, ठीक है ना। तो -47 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा क्या होता है? जम जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पारा कब जमता है। और अभी आपको हम बता रहे हैं कि पारा एक क्या है? धातु है। पारा क्या है? एक धातु है। पारा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जो सामान्य अवस्था में जली होती है, यानी जल जैसा रहती है। तो सामान्य अवस्था में जल के रूप में कौन रहता है? तो दोस्तों रहता है पारा, यस जी, ठीक है ना। और अगर बात करा जाएगा, इसी समय बता दे रहे हैं, अधातु की बात करा जाए तो अधातु कौन है? Br, ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य अवस्था में क्या होता है? जल के रूप में रहता है। कौन सी? ये अधातु है। पारा के बारे में पूछा जाएगा तो धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही, ठीक है ना। चलिए, तो आपको हमने क्या बताया कि जो ताप की एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होती है ताप की इकाई, लेकिन एसआई इकाई नहीं होती है। फ़ारेनहाइट भी होती है लेकिन एसआई इकाई नहीं होती है। और इसको मापते हैं हम किससे? थर्मामीटर से। भी क्वेश्चन आया है। और आपको बता दें थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। और बात करा जाए पारा, तो पारा एक धातु है जो सामान्य अवस्था में जल की अवस्था में रहता है। और वहीं अगर धातु की बात करा जाएगा तो धातु कौन? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। आपको इसके बाद से आपको बताते हैं जो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से बताते हैं आपको क्या हीरो संबंध, किसमें? केल्विन और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। चलिए आइए इस पर आते हैं। तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आपका हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व कराएंगे। तो फार्मूला क्या है पहले उसको नोट करिएगा। C क्या है? सेल्सियस पैमाना है। F क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाना है। फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस। क्या? सेल्सियस। और K क्या? केल्विन। क्या? केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो संबंध है, सवाल कैसे लगाते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे कहेगा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। किस में बदलो? फ़ारेनहाइट में बदलो। तो कैसे बदलेंगे जरा आइए देखते हैं, आइए हल करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, बहुत ईजी है सर। आइए, C का मान कितना है? 40। तो जरा देखिए हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है ना। हमको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो हम इनका यूज करेंगे, हम इन फार्मूले का यूज करेंगे। अगर इसी को केल्विन में बदलना होता तो हम इसको और इसको लेकर के चलते। कैसे लेकर के चलते? आइए जरा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका
सी का मान है 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/5 बराबर F माइनस 32/9। क्या हीरो? F माइनस 32/9। 5 अट्ठे 40, 9 इधर क्या कर रहा है? भाग, तो इधर करा दो गुणा, तो 8 9 72 बराबर F माइनस 32, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या? प्लस। तो 72 और 32 मिलकर के आपका हो जाएगा 104 डिग्री। इसका मतलब है कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और अगर बात करा जाए इसी को केल्विन में बदलना हो तो क्या कर देंगे? इसका और इसका यूज करेंगे। जरा देखिए, तो सी का मान हो गया 40/5 बराबर के माइनस 273/5। ये देखिए, यही ना, इसका और इसका यूज कर लिए इस बार। तो क्या करें? 5 से 5 कट गया तो 40, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या? प्लस। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 313। कितना? 313। ये क्या हो जाएगा? केल्विन। इसका मतलब है या तो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें या 313 केल्विन की बात करें, ये तीनों आपस में बराबर हैं। किसकी सहायता से आपने ज्ञात कर लिया? ये एक फार्मूले की सहायता से। किसकी सहायता से? फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो ये फार्मूला नोट करने की जरूरत है। और आपको हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया, और आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो डाल ही देता है, और वो बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आना? 1 नंबर से लोगों के तो सिलेक्शन ना होते हैं। और आपको बता रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में तो बहुत ऐसे हुए हैं जो 42 नंबर 44 नंबर पा करके भी सिलेक्शन लिए हैं, और बहुत ऐसे हुए हैं जो 60 65 68 नंबर भी पा करके सिलेक्शन नहीं पाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर चलते हैं। यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ गया। क्या आ गया समझ में? आगे बताते हैं ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए, ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार, आतर प्रसार, ये पूछा नहीं जाता क्या है, लेकिन अगर कभी पूछ दे कि इनमें संबंध क्या है, क्या संबंध किसमें? ऊष्मीय प्रसार अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1:2:3। अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार। क्या? रेखीय प्रसार। बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार। क्या? क्षेत्रीय प्रसार। और गामा क्या है? आयतन प्रसार। क्या? आयतन प्रसार। तो अगर बात करा जाए, प्रश्न आपका सीधा सीधा अगर पूछ दे कि बताओ रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांकों में अनुपात कितना है, तो कितना? 1:2:3। जिसमें रेखा में प्रसार होगा वो रेखीय प्रसार, क्षेत्र में प्रसार होगा तो क्षेत्रीय प्रसार। और अगर आयतन में, आयतन माने क्या होता है? जो हम इस वायुमंडल में जितना स्थान कवर कर रहे हैं, जो घेर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? आयतन। क्या? आयतन। तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1:2:3। ठीक है ना? अगर बात करा जाए उसमें ऊर्जा के एग्जाम्पल की, क्या? उसमें ऊर्जा के एग्जाम्पल की, तो आपको पता होगा रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे वालों जरा सुन लो कि रेल में जो पटरियों के बीच गैपिंग दी जाती है, एक जगह छोड़ा जाता है। क्यों? ताकि उनका क्षेत्रीय प्रसार न हो। क्या? न हो। कौन सा? क्षेत्रीय प्रसार। ताकि जब अगर वो क्षेत्र प्रसार हो जाएगा तो पटरियां क्या हो जाएंगी? टेढ़ी टेढ़ी। इसी वजह से उनमें गैप छोड़ा जाता, ताकि अगर वो बढ़े भी तो कोई खास फर्क न पड़ा। अगर न दिख रहा था तो टेढ़ा हो जाता पटरी, फिर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है। और अगर बात करा जाए कि जल के असामान्य प्रसार का एग्जाम्पल बताओ, तो असामान्य प्रसार का एग्जाम्पल क्या है? जरा सुनिएगा। पहला क्या आप देखते होंगे कि जो ठंड के मौसम में पहाड़ जो होती हैं वो अपने आप चटक जाती हैं। भाई साहब, अपने आप ठंड के मौसम में जो पहाड़ की जो चट्टानें होती हैं वो अपने आप क्या होती है? चटक जाती है। क्यों? असामान्य प्रसार के कारण। क्या? असामान्य प्रसार के कारण। और बात करा जाए और एग्जाम्पल की, तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? आपको पता होगा कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर 4 से नीचे जो आने लगता है वो जल में बदलना शुरू हो जाता है, और 4 से ऊपर जो जाने लगता है वो बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता है। क्या?
बन जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कई बार पूछा गया है कि बताइए जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब जो तालाब की पानी ठंड के दिनों में अगर ऊपर से जम जाती है, कई जगहों पर जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है तो ऊपर जम जाता है। तो जब ऊपर जम जाता है तो नीचे मछलियां कैसे जीवित रहती है? तो कहेंगे आप असामान्य प्रसार के कारण। क्या? असामान्य प्रसार के कारण जो नीचे की मछलियां होती हैं वो जीवित रहती हैं। ठीक है ना, ये यहां तक आपका हो गया। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि जैसे गुप्त उष्मा हुए कुछ, ये सब चीजें आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, गुप्त उष्मा के बारे में बता रहे हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं ऊर्जा और ये क्या नाम है, उष्मा के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले उष्मा के बारे में। तो उष्मा का जो उष्मीय ऊर्जा, तो उष्मीय ऊर्जा का मात्रा क्या होता है भाई साहब? कैलोरी। क्या? कैलोरी मेरे हीरो। क्या होता है? कैलोरी। और पता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्या? 4.2 जूल। अगर बात करा जाए 1 किलो कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? 1000 कैलोरी। क्या? 1000 कैलोरी। और 1000 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.2 जूल। अगर इसी को बदलना हो तो 4.2 क्या हो जाएगा? जूल। क्या? जूल। तो हो जाएगा 4.2 गुणे 10⁻³ क्या? जूल। ठीक है ना, तो आप कहें या आप लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या आप लिख सकते हैं 4.2 गुणे 10⁻³ जूल, लेकिन 1 किलो कैलोरी में। ठीक है ना, तो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? मात्रक होती है। ठीक ना, ठीक है, सॉरी उष्मीय ऊर्जा की मात्रक होती है कैलोरी। और जूल तो आपको पता है ऊर्जा की मात्रक होती है, कार्य का भी मात्रक होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कैलोरी के बारे में आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं कि उष्मा, देखिए Q एक फार्मूला लिखते हैं, Q बराबर m गुणे S गुणे डेल्टा T। क्या? Q बराबर m गुणे F गुणे डेल्टा T, जहां Q क्या है? उष्मा। Q क्या है? उष्मा। m क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान। S क्या है? विशिष्ट उष्मा। क्या है? विशिष्ट उष्मा। ठीक ना, और देखिए विशिष्ट उष्मा का प्रयोग वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है? और ये क्या है? ताप। तो जरा देखिए उष्मा की मात्रा, हमने मात्रक बताया था आपको कि क्या होता है? कैलोरी। क्या? कैलोरी या किलो कैलोरी। अगर हम यहाँ से यस का मान निकालना तो Q बटा m गुणे डेल्टा टी, यस का मान निकालना तो Q बटा m और डेल्टा टी इधर भाग कर देगा ना, तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। क्या? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये मात्रक होता है विशिष्ट उष्मा का, याद रखे रहिएगा। ठीक ना, और यहीं पर आपको बता दे रहे हैं उष्मा धारिता। क्या? उष्मा धारिता। W बराबर होता है m गुणे यस। क्या? m गुणे यस, और इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखे रहेगा, कंफ्यूज मत होगा। यहाँ पर क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें धारिता का मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, और मात्रक वाली क्लास अभी सवेरे आपको सुबह कल के टाइम में 6 बजे मिलेगी, मात्रक वाला क्लास। ठीक है ना, जहां पर रेलवे का एकदम A to Z शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, रेलवे ALP में, JEE में, रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में जो साइंस के क्वेश्चन है, सबका एक सीरीज आपको सवेरे सुबह 6 बजे क्लास पे मिल जाएगा। उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, सवेरे 6 बजे। क्या हीरो मेरे? सवेरे 6 बजे, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर आते हैं। तो क्या उष्मा का मात्रक हुआ कैलोरी, विशिष्ट उष्मा का मात्रक हुआ कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और लेकिन उष्मा धारिता का मात्रक हुआ कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करा जाए कि
विशिष्ट ऊष्मा, जो ये विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है, तो सबसे पहला प्रभाव हम आपको बताते हैं। जो देखे होंगे कि जो रोगी की सिकाई की जाती है गर्म बोतल में, ऐसे सिकाई की जाती है ना गर्म बोतल में उसके शरीर पर, वो विशिष्ट ऊष्मा का उदाहरण है। जो रोगी की सिकाई होती है गर्म बोतल से, वो विशिष्ट ऊष्मा का उदाहरण है। दूसरा बात करा जाए, समुद्र के पास वाले स्थान जो जलवायु वो पूरी एक जैसी होती है, जैसे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, इसकी जो जलवायु है वो एक जैसी होती है, न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्मी। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है। और किसान जाड़ों में क्या करता है, अपने पौधों को, अपने खेती को बचाने के लिए पानी चलाता है। क्या पानी चलाता है? कौन? किसान। किसान क्या करता है, ठंड में पौधों में पानी चलाता ताकि जो पौधे हों पाले से बच जाएं। एक इसका उदाहरण है विशिष्ट ऊष्मा का, याद रखे रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल हमने बताया रोगी वाला, कि जो रोगी की शिकायत होती है गर्म बोतल से की जाती है। और एक जो समुद्र के किनारे होते हैं उनका जो मौसम मानसून एक जैसा होता है। ठीक है, और किसान अपने पौधों को क्या बचाता है, किससे? पाले से। क्या करके? पानी चला करके। ठीक है भाई, किसान सभी लोग होंगे इसमें से कई लोग। ठीक है, चलो अब आपको बताते हैं अगला। क्या? अगला। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया विशिष्ट ऊष्मा, और यहां से आपको अभी विशिष्ट ऊष्मा का हमने मात्रक भी बताया, कंफ्यूज ना होइएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊष्माधारता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, और Q बराबर M इंटू यस। क्या? Q बराबर M इंटू यस डेल्टा T, ये हमने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ और बताते हैं। जैसे इनका नाम सुने होंगे आप लोग, आयोडीन। ठीक है ना, नौफादर माने NH4Cl। ठीक है, जब केमिस्ट्री बताएंगे तो आपको और डिटेल में सब चीजें बताएंगे। तो आयोडीन, नौसादर, फिनाप्थलीन, ये सब क्या है? अगर ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनको गर्म करने पर ये क्या होते हैं, अवस्था परिवर्तन करके किस में आते हैं, ये गैस में। किस में? गैस में। तो ये आयोडीन, नौसादर, ये सब क्या है, ठोस से सीधा गर्म करने पर किस में बदल जाते हैं, गैस में। और इन्हीं को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है, जब ठोस से सीधा गैस में गर्म करने पर सीधा किस में बदल जाए, गैस में। द्रव में परिवर्तन ना हो तो सीधा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ये सब कहलाते क्या है, ऊर्ध्वपातज। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि ऊर्ध्वपातज निम्न में से कौन है। अगर ये सब आपको ऑप्शन में दिखेगा तो कहीं मेरे हीरो ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। तो अगली बात क्या है, वो है गुप्त ऊष्मा। क्या? गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा तो पूछी ना जाती है, लेकिन कुछ हम आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है Q बराबर M गुणे L, या L बराबर Q बटा M। Q क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा। अगर डायरेक्ट सवाल आ जाएगा तो आप Q बराबर M इंटू L पर लगा सकते हैं। M क्या है? द्रव्यमान है। Q क्या है? ऊष्मा है। L क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्या? गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा। तो बात करें इसका मात्रक का तो क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी प्रति, अगर M का मान क्या, अगर ये किलो में है तो ये भी किलोग्राम होगा, या आप कह सकते हैं कैलोरी प्रति ग्राम। किसका मात्रक? गुप्त ऊष्मा का। और बात करें कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी, 80 क्या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। और अगर पूछा जाए भाप की कितनी, तो 539 क्या किलो कैलोरी। क्या किलो कैलोरी किसकी? भाप की। याद रखे रहिएगा यहां तक क्वेश्चन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आते हैं, जो आपके आते हैं वो एग्जाम्पल आते हैं। तो हमने क्या बताया कि गुप्त ऊष्मा का फार्मूला होता है Q बराबर M इंटू L, तो L बराबर होता है Q बटा M। आपने मात्रक निकाल लिया, Q है ऊष्मा, और ऊष्मा को अगर हम किलो में बदलेंगे तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या कैलोरी प्रति ग्राम। और बात करें 80, तो 80 क्या? भाप की गुप्त ऊष्मा।
छपेगा ये क्वेश्चन। 80 क्या है? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। मेरे हीरो ये है आपकी भाप की गुप्त ऊष्मा, सॉरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। और अगर बात करा जाए कि भाप की, तो भाप का क्या 539 किलो कैलोरी, 539 किलो कैलोरी। और अगर बात करा जाए कुछ इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल क्या है वो हम आपको कुछ बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला कि ओलों के वर्षा के बाद वायुमंडल का ताप बहुत गिर जाता है। जब ओलों की जो वर्षा होती है तो उसके बाद से जो वायुमंडल का ताप होता है वो बहुत गिर जाता है। क्वेश्चन पूछता है, अभी हमने आपको बताना कि विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग, अब बता रहे हैं हम गुप्त ऊष्मा का अनुप्रयोग, गुप्त ऊष्मा का प्रयोग, ठीक ना। तो गुप्त ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ओलों के समय जो वायुमंडल का जो दाब होता है, जब ओले पड़ते तो वायुमंडल का दाब गिर जाता है। निम्न में से किसका उदाहरण? ऑप्शन दिया रहेगा गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे आप? नो डाउट गुप्त ऊष्मा। क्या? गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अगला, पहाड़ों की जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे गलती है। जो पहाड़ों की बर्फ होती है मेरे हीरो, कैसे गलती है वो? धीरे धीरे। ये किसका उदाहरण है? गुप्त ऊष्मा। किसका? गुप्त ऊष्मा। अगर बात करा जाए, और दांतों को जो बर्फ है, जो दांतों को बर्फ की जल की अपेक्षा आइसक्रीम ज्यादा ठंडी लगती है। आइसक्रीम क्या? ज्यादा ठंडी लगती है। आप देखते होंगे ना, तो वो भी क्या किसका उदाहरण है? गुप्त ऊष्मा। ये सब आप नोट कर लीजिएगा और यही पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगर बात करा जाए कि भाप की गुप्त ऊष्मा का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, तो आपको बता दें कि उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा क्या होता है? उबलते जल की अपेक्षा भाप से कोई व्यक्ति ज्यादा जल जाता है। क्यों? क्योंकि 539 किलो कैलोरी इसकी गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है ना। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से व्यक्ति ज्यादा जल जाता है। एक गुप्त ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रभाव है, ठीक है ना। इतना चीजें हम आपको बता दिए। तो एग्जाम्पल भी पूछता है और ये बाकी चीजें तो आपको पता है, मात्रक के बारे में आपको पता है, फार्मूला भी पता है। और अगर सवाल आ जाए तो आप इस पर रख करके क्या कर लेंगे? लगा लेंगे, ठीक है ना। अब बात करा जाए, बस एक बहुत छोटी सी बात बच रही है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे लोहा, लोहा को देखिए, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए मंदलाल, फिर चेरी लाल, फिर नारंगी लाल। ये क्या लिख रहे हैं? अभी रुक जाइए। फिर पीला, फिर श्वेत, और इसके आगे लिख लीजिए 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार क्वेश्चन क्या आया था, अब सुनिएगा। लोहे को अगर गर्म करेंगे तो सबसे पहले कैसा होगा? मंदलाल। कैसा? मंदलाल। फिर उसके बाद से चेरी लाल। कैसा? चेरी लाल। फिर नारंगी लाल, फिर नारंगी लाल, फिर पीला, फिर पीला, फिर श्वेत, सफेद। लोहे को जब खूब ज्यादा गर्म कर देंगे 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर कैसा कलर हो जाता है? कैसा हो जाता है? सफेद, श्वेत। कैसा? श्वेत। और आपको इसी समय बता दे रहे हैं कृष्णिका क्या होता है। तो कृष्णिका जरूरी नहीं है कि वो काला फतह हो। 96% अगर वो किरणों को अवशोषित कर रही है तो क्या है? एक कृष्णिका। और आपको बता दें कि जो काली सतह होती हैं वो माना जाता है कि वो अच्छा अवशोषक होती हैं। और नोट करके लिखिएगा, एक बात नोट करके लिखिएगा कि जो अच्छी अवशोषक होती है, जो अच्छी अवशोषक होती है वही अच्छी उत्सर्जक होती है, ठीक है। ये बात नोट करके लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम आपको ये चीज़ें बता दिए। आपका चैप्टर यहाँ पर ये सब चीज़ें कंप्लीट। अब फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सवेरे वाला जो 6 बजे वाला क्लास है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में कल सवेरे। धन्यवाद, जय हिंद।